हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के फर्स्ट अध्याय कंप्यूटर का परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, आज की जो वीडियो है, जिन एग्जाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। गाइज, कंप्यूटर जो है स्वचालित है। हमको बस एक बार ऑन करना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चलती है। मतलब बिना किसी बाहरी वातावरण के हस्तक्षेप के, मतलब हमें एक बार ऑन करना होगा, उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप जो है उसके बिना ही चलेगी। तो ये एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करता है। ये और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार जो है किसी परिणाम के लिए जो है डाटा को प्रोसेस करेगा, फिर उसको जो है स्टोर करेगा और डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले मतलब उसका हमें एज ए परिणाम जो है हमें शो करेगा। एंड गाइज, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के जो है कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। अगर लैटिन भाषा ऑप्शन में ना हो फिर वहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन में, मतलब इंग्लिश को प्रायोरिटी देंगे। एंड कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना। अर्थात कंप्यूटर का अर्थ भी यही होता है कि गणना करना। इसे जो है गणक यंत्र भी जो है कहा जा सकता है। कंप्यूटर से तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में जो है किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों का ही एक संयोजन होता है। कंप्यूटर जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर ही बनता है, और जो है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिला जुला स्वरूप है। एंड जो डेटा होता है अर्थहीन, उसको जो है सूचना में कन्वर्ट करता है। सूचना होती है अर्थपूर्ण। जब अर्थ देगी तो सूचना, और अर्थ नहीं देता है तो वो डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की कार्य पद्धतियाँ। फर्स्ट है इनपुट। कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर में हम जिसके थ्रू सूचना को एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, वो होगी इनपुट डिवाइस, और उसको सूचना को भेजना और एंटर करना वो होगा इनपुट। ठीक है, इनपुट से बनेगा इनपुट डिवाइस। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए जो है डेटा और निर्देश को भेजता है। फिर सेकंड प्रोसेसिंग, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को जो है एग्जीक्यूट करता है, मतलब उन पर जो है एक तरीके से प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन, तुलनात्मक कार्य व निर्णय कार्यों में भी जो है सहायता करती है। थर्ड है आउटपुट। यह उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है। संसाधित मतलब जिन पर अब कंप्यूटर के द्वारा जो है प्रोसेस की जा चुकी है। यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो है इनपुट निर्देशों के अनुसार यूजर के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज, फोर्थ। अब जिन डाटा पर सबसे पहले हमने कंप्यूटर में जो है डाटा को एंटर किया, फिर कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस की, और फिर हमें जो है उसको आउटपुट मतलब दिया, मतलब एक तरीके से जो परिणाम उसको शो किया किसी न किसी फॉर्मेट में। फिर उसके बाद जो है उस जो भी वो डाटा को, जो परिणाम निकला उस डाटा को वो भविष्य में यूज करने के लिए जो है उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो ये चार कार्य जो है करता है कंप्यूटर। पहले हम इनपुट करेंगे, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट वो देगा, और फिर अगर वो मतलब फिर वो डाटा को स्टोर करेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषताएं।
कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में पहली विशेषता है गति, सेकंड त्रुटि रहित कार्य करता है, थर्ड है स्टोरेज क्षमता, एंड फोर है बहुउद्देश्य। वन बाय वन सबको देखते हैं। ठीक है, गति, कंप्यूटर एक सेकंड में जो है लाखों गणनाएं कर सकता है, लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। तो ये मतलब ये इसकी विशेषता है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से जो है कार्य करता है। वर्तमान समय में जो है कंप्यूटर नैनो सेकंड या पिको सेकंड में जो है गणनाएं कर सकता है। एंड त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर जो है कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि यानी कि बिना किसी एरर के जो है परिणाम को प्रदर्शित करता है, यानी कि उस पर जो है प्रोसेस कर सकता है बिना किसी एरर के। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में जो है मानवीय गलतियों के कारण होता है। हाँ, अगर कंप्यूटर के द्वारा किसी भी तरह कोई भी गलती होती है तो वो हमारी कारण ही गलती होती है, वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं होती है। एंड स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर जो है अपनी मेमोरी में जो है सूचनाओं को विशाल स्टोरेज जो है संचित कर सकता है, और इसमें जो है आंकड़ों एवं प्रोग्रामों की स्टोरेज की क्षमता जो है हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है। तो कंप्यूटर की जो स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत विशाल होती है। एंड कंप्यूटर की सहायता से जो है विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, मतलब हर फील्ड में जो है कंप्यूटर का कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुउद्देश्य भी इसका जो है एक तरीके से यूज हो जाएगा, इसकी विशेषता हो जाएगी। एंड फिर नेक्स्ट है गोपनीयता। गोपनीयता, पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा जो है कंप्यूटर के जो भी फाइल्स हैं, जो भी डेटा है उसको जो है गोपनीय बनाया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी, गोपनीय है। एंड छठा है सहसक्षमता, एक मशीन होने के कारण जो है कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का जो है किसी भी तरह से जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह किसी भी कार्य को जो है बिना रुके थके लाखों करोड़ों बार जो है कर सकता है। तो ये जो है इसकी विशेषता है क्षमता। फिर इसके बाद है स्वचालित, कंप्यूटर को एक बार हमें जो है ऑन करना होगा, ऑन करने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा, उसके बाद वो कंप्यूटर जो है बिना किसी भारी हस्तक्षेप के जो है ऑटोमेटिकली जो है उस पर जो है कार्य करता है। तो ये स्वचालित, ये भी इसकी जो है विशेषता है, ऑटोमेटिक। एंड नेक्स्ट है विश्वसनीयता, कंप्यूटर की याद रखने की शक्ति एवं जो उसकी जो शुद्धता है वो उच्च कोटि की होती है, इसलिए इसमें जो है किसी भी तरीके से कोई भी जो क्रियाएं जो कंप्यूटर हमें करके देता है तो उस पर जो है मतलब विश्वास किया जा सकता है। तो ये भी इसकी विशेषता है, विश्वसनीयता भी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का इतिहास। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास जो है बहुत पुराना है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ वो सब देखते हैं। सबसे पहले जो है अबेकस जो डिवाइस है ये 1602 में जो है चीन के द्वारा बनाई गई। तो सबसे जो पहली जो गणना मतलब जो गणना के लिए बनाई गई जो डिवाइस है, या कहीं की जो सबसे पहला जो गणक यंत्र जो है वो है अबेकस। अबेकस को जो है 1602 में जो है चीन के द्वारा बनाया गया था। ये एक पहला मतलब ये सबसे पहला गणना यंत्र है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें क्षैतिज तारों में जो है गोलाकार मोतियों के द्वारा जो है गणना की जाती है। ठीक है, क्षैतिज तार होते हैं, उनमें गोलाकार मोतियां होते हैं, उनको लेफ्ट राइट करके जो है कैलकुलेशन की जाती है। ये ध्यान रखना है कि अबेकस के द्वारा जो है जोड़ने घटाने के साथ साथ वर्गमूल निकालने के लिए भी जो इसका जो है उपयोग किया जाता था। जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि किस डिवाइस के द्वारा जो है जोड़ने घटाने के साथ साथ वर्गमूल निकालने का भी जो है एक तरीके से वर्गमूल निकालने के लिए जो उसको प्रयोग में लिया जाता था, तो वो है अबेकस। ठीक है, अबेकस का विकास 1602 में चीन के द्वारा किया गया था। ये विश्व का पहला गणना यंत्र है। एंड इसमें क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा जो है गणना की जाती थी। एंड अबेकस में जो है जोड़ने घटाने के साथ साथ वर्गमूल निकालने के लिए भी जो इसको जो है प्रयोग में लिया जाता था। एंड फिर नेक्स्ट है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स ये जो डिवाइस है इसको जो है 1617 में जो है जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के हैं इन्होंने इसको बनाया था। एंड इसमें क्या होता है, इसमें 10 आयताकार
पट्टियों पर जो है 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक जो है दूसरी पट्टी के इकाई के अंक के पास आ जाए। ठीक है, मतलब जैसे ये पहाड़े लिखते हैं ना इसी तरीके से, तो यहाँ पे जैसे 20 लिख दिया, फिर यहाँ पे जैसे अगला पहाड़ा आएगा, तो इस तरीके से यहाँ ये जो दहाई का अंक है ये दूसरे संख्या के इकाई के अंक के पास में हो, इस तरीके से इनको जो है अरेंज किया गया था। एंड नेपियर बोन्स में जो है गणना के लिए जो है रैप्डोलॉजी, ये जो तकनीकी है या कहीं की प्रौद्योगिकी है, इसका जो है प्रयोग किया गया था। अगर जिस इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि नेपियर बोन्स जो डिवाइस है इसमें गणना के लिए किस प्रौद्योगिकी का जो है उपयोग किया गया था, तो नेपियर बोन्स में जो है रैप्डोलॉजी, ये जो प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग जो है गणना के लिए किया गया था। एंड गाइज नेपियर बोन्स के जो भी गणनात्मक परिणाम होते हैं उनको ग्राफिकल संरचना के द्वारा जो है दर्शाया जाता था, तो ये भी थोड़ा जो है इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि किस डिवाइस के द्वारा जो गणनात्मक जो परिणाम होता है उसको ग्राफिकल संरचना के द्वारा दर्शाया जाता था, तो किस डिवाइस के द्वारा, नेपियर बोन्स जो डिवाइस है इसके द्वारा जो भी गणनात्मक परिणाम हमको मिलता है उसको ग्राफिकल संरचना के द्वारा जो है दर्शाया जाता था। नेक्स्ट है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन का आविष्कार जो है 1642 में जो है ब्लेज पास्कल ने किया था। एंड ब्लेज पास्कल जो है फ्रांस के हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कौन से वैज्ञानिक इस देश से रिलेटेड है वो। एंड पास्कल लाइन जो है पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन है। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जो है वो है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को जो है 1642 ईस्वी में जो है ब्लेज पास्कल ने बनाया था। एंड ब्लेज पास्कल जो है फ्रांस के रहने वाले हैं। एंड यह मशीन जो है ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। एंड इसमें जो है मुख्य जो भी संख्या होती है उनको जोड़ने और घटाने के लिए इनको जो है प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, बट ये ध्यान रखना है कि जो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन है वो पास्कल लाइन है। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जो है वो है पास्कल लाइन, और 1642 में जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है बनाई गई। नेक्स्ट है जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम ये एक डिवाइस है। जैकार्ड लूम को जो है 1801 में जो है जोसेफ मैरी जैकार्ड ने जो बनाया, और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, जैकार्ड लूम को 1801 में जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाया था, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। एंड यह जो है पहला मैकेनिकल लूम है। ठीक है, पहली जो मैकेनिकल एडिंग मशीन है, एडिंग मतलब जोड़ करने वाली, जो पहली जोड़ करने वाली जो मैकेनिकल मशीन थी वो थी पास्कल लाइन। एंड पहली जो मैकेनिकल लूम है वो है जैकार्ड लूम। ठीक है, पहला मैकेनिकल जो लूम है वो है जैकार्ड लूम। एंड जो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन है वो है पास्कल लाइन। एंड यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी, ये भी ध्यान रखना, ये एक बुनाई मशीन है जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए जो है छिद्रे हुए कार्डों का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये एक बुनाई मशीन है और बुनाई के डिजाइन डालने के लिए जो है छिद्र के हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। एंड इसका उपयोग जो है कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन को जो है 1837 ईस्वी में जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एंड चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले हैं? चार्ल्स बेबेज जो है लंदन के रहने वाले हैं। एंड गाइज यह जो है प्रथम जनरल कंप्यूटर है। एनालिटिक इंजन जो है पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर है। एनालिटिक इंजन को जो है आधुनिक जो कंप्यूटर्स हैं उनका जो है प्रारूप भी माना जाता है। एनालिटिक इंजन्स को आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता है, और यह जो है एक मैकेनिकल मशीन ही है। और इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि एनालिटिक इंजन क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये जनरल पर्पज कंप्यूटर है और किस तरह का है, मैकेनिकल कंप्यूटर या कहीं की मैकेनिकल मशीन है। एंड इसका प्रयोग जो है सभी गणितीय क्रियाओं को जो है करने में किया जाता था। नॉर्मल सिंपल बात है ये तो। नेक्स्ट
टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार जो है 1890 ईस्वी में जो है हार्मन होलरिथ जो अमेरिका के रहने वाले हैं इन्होंने किया था। एंड ये जो है पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी है, तो पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मशीन है वो है टैबुलेटिंग मशीन। एंड टैबुलेटिंग मशीन को जो है 1890 ईस्वी में जो है हार्मन होलरिथ के द्वारा जो है जो अमेरिका के रहने वाले हैं इन्होंने बनाया था। एंड इसमें जो है संख्या पढ़ने का जो है कार्य जो है छिद्र के हुए कार्डों के द्वारा जो है किया जाता था। एंड इसका प्रयोग जो है 1890 ईस्वी की जो जनगणना हुई थी अमेरिका में वहाँ पे किया गया था। जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका में 1890 ईस्वी की जनगणना में जो है किस डिवाइस का प्रयोग किया गया था, तो 1890 में जनगणना के लिए जो है टैबुलेटिंग मशीन जो हरमन होलरिथ ने बनाई थी। और ये जो एक ये है टैबुलेटिंग मशीन जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है और इसका उपयोग जो है 1890 में जनगणना में किया गया था। नेक्स्ट है मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट ये भी एक डिवाइस है और इसका आविष्कार जो है 1944 में जो है हार्वर्ड आइगन के द्वारा जो है बनाया गया था। एंड इसमें जो है इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर, स्विच, नियंत्रण सर्किट ये जो है मतलब इनके थ्रू इसको बनाया गया था। एंड इसका प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कुछ खास नहीं इसमें। नेक्स्ट एनिएक, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है। एनिएक को जो है 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मोजली के द्वारा जो है बनाया गया था। एंड गाइस ये जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। ठीक है गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजक है। ऑप्शन एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक वो सभी। तो ये कौन सा है? ये है एनिएक। एंड एनिएक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है गाइस। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है एनिएक। एंड एनिएक का प्रयोग जो है प्राइवेट फर्म, इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में जो है किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं गाइज। एनिएक का आविष्कार जो है 1946 में एनिएक का आविष्कार जो है 1946 में किया गया था। एंड एनिएक को जो है किसने बनाया था? जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने जो है बनाया था। और ये पहली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर है वो है एनिएक। नेक्स्ट है एडवेक। एडवेक को 1947 में बनाया गया। ठीक है, एनिएक यहाँ पे लिख देते हैं गाइस। एनिएक ENIAC एनिएक। एनिएक को बनाया गया था 1946 में। और फिर है एडवेक। एडवेक को बनाया गया था 1947 में। एडवेक को बनाया गया था 1947 में। और एडवेक को किसने बनाया था? एडवेक को बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। एंड ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ही है, लेकिन पहला जो है वो है एनिएक। एंड स्टोर प्रोग्राम के साथ जो है कंप्यूटर के लॉजिकल डिज़ाइन में भी जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कंप्यूटर के लॉजिकल डिज़ाइन में भी जो है किसका प्रयोग किया गया था? एडवेक का। नेक्स्ट फिर है एडसेक। एडसेक को किसने बनाया था? एडसेक को बनाया था मॉरिस विल्कस ने 1949। ठीक है, 1946 में बनाया गया था एनिएक, 1947 में बनाया गया था एडवेक और 1949 में बनाया गया था एडसेक। और एडसेक बनाया था मॉरिस विल्कस ने। एंड यह जो है पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी में जो है निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की भी जो है क्षमता थी। एंड लॉजिक के लिए जो है इसमें वैक्यूम ट्यूब तथा मेमोरी के लिए जो है मरकरी डिले लाइन का प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि एडसेक में लॉजिक के लिए जो है किसका या कहीं की किसी डिवाइस का यूज किया गया था, तो एडसेक जो 1949 में जो है मॉरिस विल्कस के द्वारा बनाया गया था। एंड इसमें जो है लॉजिक के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब एंड मेमोरी के लिए जो है
मरकरी डिले का प्रयोग किया गया था। मेमोरी के लिए जो है मेमोरी के लिए जो है मरकरी डिले लाइन का जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है यूनिवेक। यूनिवेक को बनाया गया 1991 में। यूनिवेक को जो है 1991 में बनाया गया था एंड इसको जो है जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचली, या जिसको जॉन मोचली के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने जो है 1951 में जो है यूनिवेक को बनाया था एंड बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के साथ जो है पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एंड इसका प्रयोग जो है वाणिज्यिक कार्य के लिए जो है किया जाता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग जो है इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। तो गाइस, जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा डिवाइस या कौन सा जो कंप्यूटर है वो उसमें इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का जो है प्रयोग किया गया था। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो है मैग्नेटिक टेप का प्रयोग जो है किस में किया गया था? ये किया गया था यूनिवेक में। एंड यूनिवेक को 1951 में जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा जो है बनाया गया। नेक्स्ट है IBM 650 ये कंप्यूटर है एंड ये जो है 1953 में बनाया गया था और ये IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है इनके द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें जो इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फ़ाबेटिकली तथा स्पेशल करैक्टर की 2 अंकीय डेसिमल कोड में जो है परिवर्तित करता है एंड इसमें जो है पेरोल प्रोसेसिंग, तेल रिफाइनरी डिजाइन एंड मार्केट रिसर्च एनालिसिस, इन सभी के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया। इन सभी में जो है इसका प्रयोग किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं गाइस। एनईए को बनाया गया था 1946 में, एडवैक को बनाया गया 1947 में, एडसैक को बनाया गया 1949 में एंड यूनिवैक को बनाया गया 1951 में। ठीक है, एनईए 1946 का है, एनईएक जो है 1946 का है, एडवैक 1947 का है, एडसैक 1949 का है एंड यूनिवेक जो है 1951 का है। यूनिवेक को जो है 1951 में किसने बनाया था? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली ने। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीडीओ के बारे में। कंप्यूटर की पीडीओ से रिलेटेड भी मतलब एग्जाम्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले एंड गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रखना, आपको एक आइडिया रखना है बस। ठीक है, जो पहली जो कंप्यूटर की पीडी है 1940 1956, अब यहाँ पे कुछ बुक्स में 1944 मिलेगा, कुछ बुक्स में 1942 मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना। और इनमें जो है 8-10 साल का गैप मिलेगा, 1940 से 1956, 1944 से 1952 मिलेगा, कहीं 1954 मिलेगा, तो थोड़ा सा इनमें 8-10 साल का टाइम गैप मिलेगा एंड आपको एक बेसिकली मतलब एक आइडिया रखना है बस। ठीक है, एंड जो पहली जो पीडी है 1940 से लेकर 1956 के आसपास है एंड इसमें जो है स्विचिंग डिवाइस जो है वो है वैक्यूम ट्यूब। इसमें किस डिवाइस का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। एंड इसमें स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया था? स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था एंड इसकी गति को जो है मिली सेकेंड में मापा गया। एंड इसमें किस भाषा या किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया? तो इसमें जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड भाषा के बारे में बात करते हैं, इसमें जो मशीनी भाषा होती है या कहीं की बाइनरी नंबर जैसे 0 और 1, इनका इसमें जो है उपयोग किया गया था। एंड विशेषता के बारे में बात करें तो ये नॉन पोर्टेबल था, मंद गति से इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट मंद गति से आउटपुट मंद गति से, और इसकी सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता थी। एंड इसका उपयोग जो है वैज्ञानिक और सामान्य जो व्यापार सिस्टम होता है जैसे एनईए की यूनिवेक, मार्क फर्स्ट, ये सभी की सभी जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो गाइस, आपको इस तरीके से याद रखना है, पहली पीढ़ी मतलब थोड़ा सा आइडिया रखना है कब से लेकर कब तक, मतलब पर्टिकुलर तो नहीं देगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया रखना है जैसे 1944 से लेकर 1956 या 1940 से 1956, और या कहें कि आपको दशक वाइज याद रखना है। ठीक है, और इसमें मुख्य कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज के लिए किसका यूज़ किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम। या कहें कि इसकी गति किस में मापते थे? मिली सेकेंड में। फिर इसके बाद इसमें किस भाषा का यूज़ किया गया था? मशीनरी भाषा का यूज़ किया गया था। फिर
इस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के जो उदाहरण है वो है एनिएक, यूनिवेक एंड मार्क फर्स्ट। ये सभी जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी जो है 1956 या 1955-54 से लेकर के 1963, 62, 64, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको ध्यान रखना। एंड दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें जो स्विचिंग डिवाइस है या कहीं कि जो मुख्य कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। इसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। एंड ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होते हैं जैसे सिलिकॉन, मतलब अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सभी से जो है बने होते हैं। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस जो है वो है मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी जो है स्टोरेज डिवाइस है। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति जो है माइक्रो सेकेंड्स में जो है मापी जाती है। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है जो उच्च स्तरीय जो भाषा थी या कहें कि असेंबली जो भाषा है इसका जो है यूज किया गया था। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, इन सभी का भी जो है यूज किया गया था। गाइस इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग का यूज जो है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है, सबसे पहले। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ मतलब इसमें यूज किया गया। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के जो उदाहरण है उनमें PDP-8 है, IBM 1401 है। तो ये सभी जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में मतलब एक आइडिया रखना है कब से कब तक थी और उसमें मुख्य जो कंपोनेंट है वो क्या था। एंड स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका यूज किया गया। एंड उसमें भाषा, अगर कोई पर्टिकुलर भाषा दे रखी है तो उसका ध्यान रखना कौन सी भाषा यूज की गई। और इसी के साथ साथ उसके उदाहरण दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करें तो दूसरी पीढ़ी के उदाहरण में जो है PDP-8 और IBM 1401, ये सभी जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट तीसरी पीढ़ी के बारे में बात करें। तीसरी पीढ़ी जो है 1964 से लेकर 1971, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। कहीं जगह 1962 से लेकर 1971-72 तक मिलेगा, कहीं जगह 1964, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। एंड जो तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी में जो मुख्य जो कंपोनेंट है या कहीं की जो स्विचिंग डिवाइस थी वो थी IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एंड ये जो है अर्धचालक की ही बनी होती है। अर्धचालक मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेनली तो ये सिलिकॉन की ही बनी होती है। एंड इसमें भी जो है तीसरी पीढ़ी में भी स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक जो कोर होती है इनका यूज किया गया, ठीक है। मैग्नेटिक कोर मतलब चुंबकीय जो कोर होती है, मैग्नेटिक कोर यहाँ पे देखें, चुंबकीय कोर और सॉलिड जो स्टेट है इनको जो है मुख्य स्टोरेज के रूप में जो है इनका यूज किया गया था। एंड तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर की जो गति है वो नैनो सेकेंड्स में मापी जाती है, ठीक है। पहली पीढ़ी में तो मिली सेकेंड में माप रहे थे, दूसरी जो पीढ़ी है उसमें माइक्रो सेकेंड में माप रहे हैं। एंड जो तीसरी पीढ़ी है उसमें नैनो सेकेंड में जो है गति माप रहे हैं, ठीक है, नैनो सेकेंड में गति मापा जाता है। एंड तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो भाषा है वो है फोर्ट्रॉन, कोबोल एंड एल्गोल, ठीक है, ओनली फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल। फिर चौथी में यहाँ पे कोबोल के साथ कोबोल 74 आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना ओनली कोबोल है। एंड तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण के बारे में बात करें तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है NCR 395 एंड B6500, ठीक है, NCR 395 एंड B6500, ये सभी जो हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी। गैज कुछ बुक्स में चौथी पीढ़ी जो है 1971-72 से लेकर के 1989 तक मिलेगा। एंड गाइज ये जो कंप्यूटर जागरूकता बुक है इसके अकॉर्डिंग जो है चौथी पीढ़ी 1971 से लेकर के वर्तमान यानी कि 2019 के आसपास, ठीक है। एंड इसमें जो है LSI का यूज किया गया था, LSI, ठीक है, LSIC, लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, मतलब बड़े पैमाने पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उनका यूज किया गया था, या कहीं कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। गाइस इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है चौथी पीढ़ी में किया गया था। एंड इसमें जो स्टोरेज डिवाइस है वो है सेमीकंडक्टर से बनी विंचेस्टर डिस्क।
एंड चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति को जो है पीको सेकंड में मापा जाता था। एंड इसमें भी टाइम शेयरिंग का यूज किया गया था। एंड लैंग्वेज के बारे में बात करें, तीसरी पीढ़ी में ओनली फोर्ट्रॉन था, अभी इसमें फोर्ट्रॉन 4, ठीक है, फोर्ट्रॉन 4 लैंग्वेज हो गई, कोबोल 74 हो गया, एंड पास्कल हो गया, और एडीए, ये सब इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। एंड चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण के बारे में बात करें तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है मैकिनटोश, इंटेल 4004 चिप, ये सभी जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चौथी पीढ़ी जो है पांचवी पीढ़ी जो है वर्तमान यानी कि 2019 के आसपास से लेकर के अब तक, मतलब जो आगे जो चल रही है ना 2025-26 ये पता नहीं आगे तक, तो ये मतलब अभी तक चल ही रही है। और इसमें VLSI का यूज किया गया, वेरी लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उनका जो है इसमें यूज किया गया था। एंड इसमें जो स्टोरेज के लिए जो है ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया गया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए जो है ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया गया था। एंड इसमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग सिस्टम है इसका जो है इसको उपयोग किया गया था। एंड इसमें जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है प्रोसेसिंग स्पीच करेक्टर होता है, और इसमें इमेज रिकॉग्निशन भी होता है, और इसमें जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस AI इसका भी यूज किया गया था, और इसके उदाहरण है रोबोटिक्स, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के उदाहरण क्या है, रोबोटिक्स। एक बार फिर से देखते हैं गाइज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तीसरे में IC, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर या LSI, और पांचवे में VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। और पहली जो पीढ़ी है उसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था, दूसरी में मैग्नेटिक कोर का, तीसरी मैग्नेटो कोर का, चौथी में विंचेस्टर डिस्क की। चौथी पीढ़ी में जो है स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो है विंचेस्टर डिस्क का जो है उपयोग किया गया था। एंड गाइज भाषा के बारे में बात करें तो पहली पीढ़ी में जो है मशीनी भाषा है इसका यूज किया गया था। दूसरी पीढ़ी में जो उच्च स्तरीय भाषा असेंबली भाषा इसका यूज किया गया था। तीसरी पीढ़ी में ओनली फोर्ट्रॉन, कोबोल एंड एल्गोल, ओनली, ये ध्यान रखना है। एंड चौथी पीढ़ी में फोर्ट्रॉन के साथ में 4, पास्कल, एडीए एंड कोबोल 74 इन लैंग्वेज का जो है यूज किया गया था। एंड पांचवी पीढ़ी में जो ये सिस्टम है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका यूज किया गया था। एंड पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण के बारे में बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण में ENIAC है, यूनिवेक है, मार्क फास्ट है, इन सभी का यूज किया गया था। एंड दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है PDP-8, IBM 1401 इनका जो है यूज किया गया था। एंड तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है उनमें NCR 395 एंड B6500 इनका यूज किया गया था। एंड चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है मैकिनटोश, इंटेल 4004 इन सभी का जो है यूज किया गया था। एंड पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण के बारे में बात करें तो जो रोबोट AI रिलेटेड जो भी कंप्यूटर हैं, रोबोट है, ये सभी जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वर्गीकरण। गाइज कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। कौन कौन से? पहले आकार के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर, एंड तीसरा उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है 3 आधार पर किया गया है, आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर एंड उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। आकार के आधार पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। एंड कार्य के आधार पर जो है 3 टाइप्स में कार्य के आधार पर जो है
तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कार्य के आधार पर जो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, एंड इन दोनों से ही मिलकर बना है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर जो है कंप्यूटर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एंड विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ये है उद्देश्य के आधार पर। अब वन बाय वन देखते हैं। पहला है आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, इसमें पहला वर्गीकरण आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, आकार के आधार पर वर्गीकरण के बारे में बात करें तो आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है एंड सुपर कंप्यूटर है। तो पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते थे कि इन्हें जो है डेस्क टेबल पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर को ऑन ए चिप भी कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऑन ए चिप कंप्यूटर कैसे कहेंगे? ठीक है, ऑन ए चिप कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर को ही कहेंगे। ऑन ए चिप कंप्यूटर कैसे कहेंगे? तो ऑन ए चिप कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। एंड आधुनिक युग में जो है माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार, घड़ी के आकार, इन सभी के आकार के हो सकते हैं। एंड ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग जो है मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। एंड माइक्रो कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले थे आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर भी माइक्रो कंप्यूटर, एंड माइक्रो कंप्यूटर के भी टाइप्स हैं। तो उसमें पहला है डेस्कटॉप। पहला इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर इसमें दूसरा हो जाएगा लैपटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप एंड वर्क टेंशन, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। ये चारों के चारों जो हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप एंड वर्क टेंशन जो कंप्यूटर है, ये चारों के चारों जो है माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण है। ठीक है, लैपटॉप क्या हो जाए, अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। डेस्कटॉप क्या हो जाएंगे? डेस्कटॉप हो जाएंगे छोटे कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर का ही एक मतलब माइक्रो प्रोसेसर का ही एक उदाहरण है, या कहें कि उसका ही एक सब टाइप्स है। एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, और ये जो मतलब कि मेज या डेस्क पर जो है रखकर इनको चलाया जाता है। फिर आता है लैपटॉप। लैपटॉप को जो है पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर को लैपटॉप कहा मतलब ऐसे कंप्यूटर जिन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है, उन्हें जो है पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जा सकता है। और लैपटॉप को जो है नोटबुक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। जो लैपटॉप होता है उसको नोटबुक भी कहा जाता है, और ये पोर्टेबल कंप्यूटर है। फिर इसके बाद आता है तीसरा पाम टॉप। पाम टॉप मतलब हाथ में पकड़ कर रखने वाला। ठीक है, पाम टॉप जो है हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ये उसके अंतर्गत आता है। और ये इसके पाम टॉप में जैसे फ़ोन हो गए, ये सभी पाम टॉप में आते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्क टेंशन कंप्यूटर। तो ये भी जो है इसी का ही माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। सेकंड टाइप्स आता है मिनी कंप्यूटर। पहला था माइक्रो, सेकंड है मिनी। ठीक है, ये जो मिनी कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं,
ठीक है। ये मध्यम आकार के इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना से अधिक होती है। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से तो अच्छे होते हैं, मतलब कार्य करने में भी थोड़े से फास्ट होंगे, आकार में भी थोड़े बड़े होंगे, लेकिन मेन फ्रेम से थोड़े छोटे होंगे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े हैं, कार्य करने में उससे बढ़िया है, और लागत भी इनकी अच्छी खासी है। माइक्रो कंप्यूटर से महंगे हैं ये, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होंगे, तो ये बीच के होंगे मिनी कंप्यूटर। एंड मिनी कंप्यूटर के उदाहरण के बारे में बात करें तो मिनी कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? HP 9000, RISC 6000, बुल HN DPX2 और AS400, ये सभी जो हैं मिनी कंप्यूटर के ही उदाहरण है। एक बार फिर से देखते हैं गाइज, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण क्या कौन कौन से? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है HP 9000, RISC 6000, बुल HN DPX2 एंड AS400, ये सभी जो हैं मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब इससे बड़े आते हैं थोड़े से अच्छे, इनसे और अच्छे, वो आ जाएंगे मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का आकार जो है मिनी कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है और कार्य करने में भी अच्छे होते हैं। ठीक है, इनकी लागत भी अच्छी है, मतलब थोड़े महंगे होते हैं, कॉस्टली। सबसे पहले माइक्रो सबसे इजी और पोर्टेबल, और मतलब हर तरीके से इनको यूज किया जा सकता है, बहुत सस्ते होते हैं और मतलब ठीक ठाक कार्य कर लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं। ठीक है, फिर इसके और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। अब फिर आएगा मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है, और मेन फ्रेम जो है सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, और इसकी कार्य करने की जो क्षमता है ये भी अच्छी खासी होती है। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो उदाहरण है उसमें IBM 670, IBM S390, यूनिवैक 11110, ये सभी जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। लास्ट है सुपर कंप्यूटर जो है आकार में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है ये सर्वाधिक, इनकी मतलब सबसे तेज गति इन्हीं की होती है। सर्वाधिक गति, संग्रही क्षमता, उच्च विस्तार वाले होते हैं, और इनका आकार एवं सामान्य कमरे के बराबर होता है, मतलब सबसे बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। अब कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, एनिमेशन में अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि में जो है सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। एंड सुपर कंप्यूटर्स की जो गति होती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, इसमें जो है इसकी गति मापी जाती है। एंड कुछ सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, जैसे क्रेवन हो गया। ठीक है, जैसे क्रेवन हो गया, ये सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल है। परम हो गया, परम सिद्धि हो गया, ये भी सुपर कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। प्रत्यूष हो गया एंड फुगाक हो गया, ये सभी जो हैं सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। एंड थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। क्रे-1 जो है विश्व का पहला कंप्यूटर है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्रे-1 को जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, और इसको जो है सैमू आर क्रे के द्वारा जो है बनाया गया था 1976 में। और ये जो है सैमू आर जो है CRC के मतलब एक तरीके से मालिक हैं। क्रे रिसर्च जो कंपनी है उसके ये मालिक हैं। एंड इन्होंने ही जो है सुपर कंप्यूटर बनाया, मतलब इनके बनाने में इसका योगदान है ये कहा जा सकता है। ठीक है, और इन्हीं को ही जो है सुपर कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है क्रे फर्स्ट है, सैमू आर क्रे ने बनाया था या इनके द्वारा बनाया गया। एंड 1976 में बनाया गया था। और विश्व जो सुपर कंप्यूटर के जनक जो हैं वो सैमू आर क्रे को ही कहा जाता है। फिर इसके बाद है परम भारत में निर्मित पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम। 1991 में जो है विजय भाटकर ने जो है इन्हें मतलब सुपर कंप्यूटर जो है परम उसको लॉन्च किया था। फिर इसके बाद है परम सिद्धि।
परम सिद्धि है परम श्रेणी की नवीनतम मशीन है जिसे 16 नवंबर 2020 को जो है सीडैक पुणे के द्वारा जो है रिलीज किया गया था या कहीं कि लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद है प्रत्यूष, यह पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, यह पहला मल्टी प्लेटफॉर्म कंप्यूटर है जिसे IITM पुणे के द्वारा जो है बनाया गया। फिर इसके बाद है फुगाकू। फुगाकू जो है ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जापान में बनाया गया सुपर कंप्यूटर। कहाँ बनाया गया था? कम्प्यूटेशनल जो विज्ञान के लिए जो है रिकेन केंद्र में जो है इसका निर्माण किया गया एंड 2021 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। एंड इसने जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में जो है किताब पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में जो है इसने अपना खिताब ले लिया है। मतलब एक तरीके से इसका खिताब का नाम इसके नाम है। फिर नेक्स्ट कार्य के आधार पर फर्स्ट हो गया था आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मैन फ्रेम, सुपर। सबसे छोटे माइक्रो, फिर उसके बाद मिनी, फिर उसके बाद मैन फ्रेम, उसके बाद सुपर। इसी तरीके से इनका कॉस्ट भी बढ़ेगा। सबसे थोड़े सस्ते होंगे माइक्रो, फिर थोड़े महंगे होंगे मिनी, उससे भी महंगे मैन फ्रेम, फिर सबसे महंगे सुपर कंप्यूटर। यानी इसकी गति भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। अब है कार्य के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स। कार्य के आधार पर कंप्यूटर्स के टाइप्स मेनली तो दो ही होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एंड तीसरा बनता है इनको मिलाकर। ठीक है, तो तीन, कहीं दो मिलेंगे कहीं तीन मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। जो तीसरा है हाइब्रिड, वो इन्हीं से मिलकर बना है, एनालॉग और डिजिटल से ही मिलकर बना है तीसरा। तो कहीं देख लेना आप, कहीं दो मिलेंगे कहीं तीन मिलेंगे, तो आपको प्रायोरिटी तीन को ही देनी है। ठीक है, कार्य के आधार पर पहला है एनालॉग। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग जो है भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनके परिणाम को, जैसे ताप, दाब, लंबाई, पारा इत्यादि, उनको मापकर उनके जो परिणाम हैं उनको अंकों में प्रस्तुत करने के लिए इनका जो है उपयोग किया जाता है। एंड इनके एग्जांपल में जैसे स्पीडोमीटर हो गया, भूकंप सूचक जो यंत्र है, ये सभी जो है एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग जो है किस में करेंगे? तो इन कंप्यूटर्स का उपयोग जो है अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में प्रस्तुत अधिकतर कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग जो है व्यापार में, घर के बजट में, इन सभी में किया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किस में करेंगे? डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग जो है डेस्कटॉप, मतलब इसके एग्जाम्पल में डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम। ठीक है, इसका उपयोग तो करेंगे एनिमेशन के क्षेत्र में, एंड इसके उदाहरण हो जाएंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी जो है डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर है ना, वो सभी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। फिर थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही गुण हो। कुछ डिजिटल के होंगे, कुछ एनालॉग के होंगे। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किस किस में किया जाता है? तो इनके द्वारा जो है भौतिक मात्रा को अंकों में परिवर्तित करके जो उसे डिजिटल रूप में ले जाते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है,
और जैसे ईसीजी में इनका उपयोग किया जाता है और डायलिसिस, इन सभी में जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। ईसीजी और डायलिसिस में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एंड एनिमेशन में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। एंड स्पीडोमीटर और जो भूकंप जो सूचक यंत्र होते हैं, इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो है एनालॉग कंप्यूटर का ही एक तरीके से उदाहरण होता है। नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स। ये है तीसरा टाइप्स। उद्देश्य के आधार पर दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, या कहें कि 2 टाइप्स के कंप्यूटर हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर जो है कंप्यूटर्स के 2 टाइप्स होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एंड दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। एंड सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर इनका उपयोग जो है दस्तावेज को तैयार करने के लिए, छापने के लिए एंड डेटाबेस बनाने के लिए जो है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एंड जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर है, इनका उपयोग जो है अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक और रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि में जो है विशिष्ट जो उद्देश्य कंप्यूटर इनका उपयोग किया जाता है। एंड कुछ इम्पोर्टेंट बातें और हैं, जैसे सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। गाइस पहला सुपर कंप्यूटर परम है, परम है, ठीक है। एंड पहला कंप्यूटर वो है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ और पहला सुपर कंप्यूटर वो परम है। नेक्स्ट आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है एंड आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। एंड ट्रांजिस्टर जो है बेल लैबोरेटरी के द्वारा जो है विकसित किए गए थे। एंड वर्ष 1958 में जैक्स एंड क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने जो है पहली आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है चिप उसको बनाया था। पहली आईसी किसने बनाई थी? पहली आईसी जो है 1958 में, पहली आईसी 1958 में जैक्स एंड क्लेब किल्बी या कहें कि JS किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने जो है बनाई थी। पहली आईसी पहली आईसी जो है 1958 में JS किल्बी ने जो है JS किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने बनाई थी। एंड नेक्स्ट एडवेक मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो यूएसए में है, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक है वो है एलन ट्यूरिंग। एंड भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ लगाया गया था, वो या कहें कि कहाँ इंस्टॉल किया गया था, ये इंस्टॉल किया गया था ISI यानी कि भारतीय जो सांख्यिकी जो संस्थान है कोलकाता, वहाँ लगाया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। एंड ENIAC के बारे में बात करें, ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये ENIAC की फुल फॉर्म है। ये मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो US है इनके द्वारा ही बनाया गया था। एंड ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है।